हेलो बच्चों, वेलकम टू सेफ हैंड। तो हम लोग अभी तक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, कल उसमें से एक इंफॉर्मेशन जो है वो मैं आप लोगों को नहीं बता पाया। ठीक है, तो आज उस इंफॉर्मेशन को बताएंगे पहले, एंड उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशंस इन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बात करते हैं। कल हमने क्या किया था ना कि रिकॉम्बिनेशंस, रिकॉम्बिनेंट है ना, या पेरेंटल टाइप, लिंकेज, इन सब की चीजों के बारे में पढ़ा था। लेकिन मॉर्गन के जो एक स्टूडेंट थे, है ना, अल्फ्रेड स्टूटवेंट यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशंस, है ना, मतलब कि दो जीन के बीच में जो फ्रीक्वेंसी हो रहे थे, मतलब रिकॉम्बिनेशन के फ्रीक्वेंसी बन रहे थे, है ना, जैसे पास पास है तो उसमें कितना फ्रीक्वेंसी होगा, दूर दूर है तो कितना फ्रीक्वेंसी होगा, मतलब कि रिकॉम्बिनेंट बनने की फ्रीक्वेंसी कितना होगा, है ना, बिटवीन जीन पेयर ऑन सेम क्रोमोजोम, एक ही क्रोमोजोम पे, एज ए मेजर्स, उसे ऐसे एक यूनिट बनाया जैसे कि उसे कि मेजर कर सके फ्रीक्वेंसी को, कि कितना मतलब यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट बनने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, of the distance between gene and mapped their position on chromosomes। तो मॉर्गन के जो स्टूडेंट थे स्टूटवेंट्स, उन्होंने फ्रीक्वेंसी को यूज किया, मतलब कि कितना फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट का फॉर्मेशंस हो रहे हैं, उसके बेसिस पे उन्होंने मेजर करना स्टार्ट किया, है ना, मेजर किया कि डिस्टेंस बिटवीन जीन, मतलब कि उससे ये पता चल सकता था कि उस दो अगर जैसे कि कोई कैरेक्टर हमने क्या किया, हाइब्रिडाइज कराया, ठीक, उसके बाद हमने उसका एनालिसिस किया तो रिकॉम्बिनेशन हमें मिले, है ना, रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी कितने मिले, पेरेंटल कितने मिले, तो उससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि उस दो जीन के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, एंड मैप्ड देयर पोजीशन ऑन क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम में उस जीन का पोजीशन कहाँ पे होगा ये भी पता कर सकते हैं। तो देयर इज ए ग्रेट कंट्रीब्यूशंस ऑफ मॉर्गन्स स्टूडेंट स्टूटवेंट्स। Today, genetic maps are extensively used as a starting point in sequencing of whole genomes, as was done in case of Human Genome Project, Human Genome Sequencing Project। ठीक है, HGP ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट है, जो कि हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था ना कि जीन का सीक्वेंसिंग किया गया था, मतलब कि कौन से जीन, मतलब कौन सा एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, मतलब कि कौन सा वो है ना, प्यूरिन, पेरिमिडिन्स, किसके बाद कौन है, इस तरह का सीक्वेंसिंग किया गया था। तो वो सीक्वेंसिंग कहाँ से स्टार्ट करे। ठीक है, फर्स्ट टाइम तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में उन्होंने साइंटिस्ट लोगों ने किया, लेकिन अभी के समय में वो सीक्वेंस स्टार्ट कहाँ से हो। ठीक है, टुडे जेनेटिक मैप्स, जो जेनेटिक्स मैप्स बना था स्टूडेंट के द्वारा, आर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज ए स्टार्टिंग पॉइंट इन द सीक्वेंसिंग ऑफ होल जीनोम्स, एज वाज इन केस ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अभी के समय में कि सीक्वेंसिंग स्टार्ट होगा होल जीनोम का, तो वो कहाँ से होगा, ये डिपेंड, वो इसका यूज कहाँ से होता है, जेनेटिक मैप्स, है ना, टुडे जेनेटिक मैप्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज ए स्टार्टिंग पॉइंट। तो जो स्टूडेंट के द्वारा जेनेटिक मैप दिया गया, इन द सेंस कि कौन सा जीन कहाँ पे है, ठीक है, उसका लोकेशंस कहाँ पे है, तो ये स्टूडेंट के द्वारा जो जेनेटिक मैप निकाला गया, है ना, बनाया गया, उसका यूज किया जाता है किसमें, जीनोम सीक्वेंसिंग में यूज किया जाता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हो। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा टॉपिक जो था वो कल छूट गया था। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे प्लियोट्रॉपी। तो अभी हमने क्या देखा था, एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस देखा। ठीक है, तो उसमें क्या था कि बहुत सारे जीन मिलके ना किसी एक करेक्टर को डिसाइड कर रहे थे, जैसे ह्यूमन हाइट को या फिर स्किन कलर, है ना, इन सभी चीजों के बारे में हमने पढ़ा। अब क्या है, एक है प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी में क्या होता है कि एक जीन, है ना, एक जीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जो है ना करेक्टर को डिसाइड करता है। तो ए सिंगल जीन कैन एक्सिबिट मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, सच जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन। उस जीन को क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं। द अंडरलाइनिंग मैकेनिज्म्स of pleiotropy in most cases is effect of gene on metabolic pathway which contribute to our different phenotypes। मतलब कि प्लियोट्रॉपी देखा गया है उस जगह पे, जैसे कि जीन से क्या होता था, एंजाइम बनता था, ठीक है, प्रोटीन बनता था उससे। तो अगर किसी मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है,
हम लोगों ने जब रेस्पिरेशंस पढ़ा था तो वहां पे क्या देखा था कि रेस्पिरेशन इज एम्फीबॉलिक पाथवे, ठीक है। तो बहुत सारा रिएक्शन जो था ना एक दूसरे से लिंक था। अब उस लिंकेज में कहीं भी अगर, ठीक है, कोई एक एंजाइम बनना बंद हो जाए, ठीक, तो उससे क्या होगा, बहुत सारे कैरेक्टर, फिनोटिपिक कैरेक्टर जो होंगे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो वही सेम चीज यहाँ पे बताया गया है। अंडरलाइनिंग मैकेनिज्म्स यानी पिलोट्रोपी का बात कर रहे हैं, इज इन मोस्ट केसेस अफेक्ट द जीन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे। जो मेटाबॉलिक पाथवे का जीन है उसे अफेक्ट करता है, जिस वजह से क्या होता है, पूरा का पूरा सिस्टम्स है ना, पूरा का पूरा पाथवे डिस्टर्ब हो जाता है। तो जो कि बहुत सारे मतलब क्या होते हैं, कैरेक्टर को डिसाइड करने वाले होते हैं, ठीक है, विच कंट्रीब्यूट टुवर्ड द डिफरेंट फिनोटाइप्स। इसका एक एग्जांपल है, डिजीज है ह्यूमन में फिनाइल कीटोन यूरिया, है ना, फिनाइल कीटोन यूरिया है इसका। इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इस डिजीज में क्या होता है, म्यूटेशंस हो जाता है किसमें, कोड फॉर इंजाइम। एक इंजाइम जो होता है ना, एक मेटाबॉलिक पाथवे है फिनाइल कीटोन यूरिया से रिलेटेड, ठीक है, उसमें एक इंजाइम की जरूरत होती है जो क्या करता है, फिनाइल एलानिन को, है ना, टायरोसिन में बदलता है, ठीक है। तो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज नाम का एंजाइम है, वो क्या होता है, बनना बंद हो जाता है, ठीक है। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो है वो बनना बंद हो जाता है। और ये क्या है, सिंगल जीन म्यूटेशंस का एक एग्जांपल है, ठीक है। सिंगल जीन म्यूटेशन, म्यूटेशन के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसमें से ये क्या है, सिंगल जीन म्यूटेशन का एग्जांपल है फिनाइल कीटोन यूरिया। दिस मैनिफेस्ट इटसेल्फ द फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस कैरेक्टरिस्टिक वाज, मतलब कि इसके होने के बाद, ठीक है, ये क्या करता है, मेंटल रिटार्डेशंस करते हैं एंड रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशंस, ठीक है। जब ये नहीं होता है ना, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं होता है, तो उससे क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशंस होते हैं, रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशंस हो जाती है। अब ये कैसे होते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो बात करते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया का, तो उसमें क्या है, फिनाइल एलानिन एक एसेंशियल एमिनो एसिड है जो हम लोग क्या करते हैं, डाइट में लेते हैं, फिनाइल एलानिन। तो उसमें जब हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम प्रेजेंट है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम प्रेजेंट है, तो फिनाइल एलानिन को क्या करेगा, टायरोसिन में बदल लेगा, ठीक। अब क्या होगा, टायरोसिन का देखिए, अभी हम लोगों ने देखा था कि ये पाथवे है ना, मेटाबॉलिक पाथवे, तो इसका पाथवे टायरोसिन जो होते हैं वे कहाँ कहाँ यूज होते हैं, जैसे कि मिलेनिन पिगमेंटेशंस बनाने में यूज होते हैं, T3 T4 जो थायराइड का हार्मोन है उसे बनाने में यूज होते हैं, डोपामीन्स बनाने में यूज होते हैं, एंड द एड्रेनलिन जो होते हैं उसे बनाने में यूज होते हैं। मिलेटोनिन से क्या होगा, पिगमेंटेशन कम हो जाएगा। T3 T4 नहीं बनेगा तो उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा, ठीक है, तो डल हो जाएंगे वो। डोपामीन कम है तो वो मेंटल रिटार्डेशंस में चले जाएंगे। एड्रेनलिन नहीं है तो उसके मतलब कि लेजीनेस, है ना, इस तरह के चीजें हो जाएंगे उसके पास। इफ हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम एब्सेंट, अगर ये एंजाइम एब्सेंट है तो ये सभी चीजें जो होंगे ये तो बनेंगे नहीं, ठीक। तो फिनाइल एलानिन जो हो गए वो क्या होंगे, ब्लड में बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हम इसेंशियल अमीनो एसिड है उसे बाहर से इनटेक करते रहेंगे तो वो क्या होंगे, ब्लड में इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसेंशियल एमिनो एसिड है तो उसमें क्या है, एमाइन ग्रुप्स है, और हमारा लीवर क्या करता है, डी एमिनेशन करते हैं, ठीक है। जब डी एमिनेशन होगा तो फिनाइल पायरुवेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और फिनाइल पायरुवेट से क्या होगा, कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होगा, और ये कीटोन बॉडीज जो है ना वो यूरिन में क्या होंगे, पास आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम दिया गया फिनाइल कीटोन यूरिया, है ना, यूरिन के साथ पास होने लगेंगे कौन सा, कीटोन, ठीक है। तो यहाँ पर, तो ये इससे क्या होगा, मिलेनिन बनेगा नहीं तो पिगमेंटेशंस नहीं होंगे। T3 T4 उसके बेसल मेटाबॉलिक रेट कम कर देंगे, डोपामिन नहीं होंगे तो उसके मेंटल रिटार्डेशंस हो जाएगा, ठीक है। टायरोसिन नॉट फॉर्म्स, अगर टायरोसिन नहीं बना तो मिलेनिन कम हो जाएंगे, डिक्रीज इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन एंड मेंटल रिटार्डेशन। एनसीईआरटी में दो ही इसका क्या दिया गया है, उसके बारे में, डिजीज के बारे में दो करेक्टर दे रखा है कि उसमें क्या होगा, हेयर और स्किन का पिगमेंटेशन कम हो जाएगा और मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन में भी यही दोनों चीज आने वाले हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन का, नेक्स्ट टॉपिक। द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हैज ऑलवेज बीन पजल बिफोर जेनेटिसिस्ट, मतलब कि जो भी जेनेटिस्ट थे, मतलब कि जो भी साइंटिस्ट थे, उनके पास हमेशा से एक ये पजल रहा है कि कैसे पता करें कि मेल मतलब कौन है, फीमेल कौन बनेगा, ठीक है, आगे चल के मेल कौन बनेगा, फीमेल कौन बनेगा। इस चीज में हमेशा वो होते थे, है ना, कि पजल रहते थे कि पता ही नहीं चल रहा है बाहर से क्या होगा। द इनिशियल क्लूज, मतलब कि शुरू में कैसे पता चला, शुरू में अबाउट द जेनेटिक क्रोमोजोमल मैकेनिज्म्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशंस, मतलब कि जीन के बेसिस पे सेक्स डिटर्मिनेशंस किया जाएगा, इसका जो इनिशियल क्लू है कैन बी ट्रैक्ड पैक्ड
ट्रैक्ड बैक टू सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट इन इंसेक्ट, है ना। मतलब कि जीन जो है वो डिसाइड करेगा सेक्स, है ना, सेक्स डिटर्मिनेशंस बाय जीन। ये इसका इनिशियल क्लू जो मिला, कब मिला, जब कुछ इंसेक्ट पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट इन इंसेक्ट, है ना, जब इंसेक्ट पे क्या हो रहा था, एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, तो उससे पता चला, उससे थोड़ा सा इनिशियल हिंट मिला था कि इससे मतलब कि क्रोमोसोम से ही सेक्स का डिटर्मिनेशन हो सकता है, ठीक। In fact, the cytological observations made in number of insect led to development of concept of genetic chromosome basis of sex determinations। और बाद में भी यही हुआ कि जब साइटोलॉजिकल, है ना, साइटो 1891 का टाइम है, तो उस समय क्या हुआ था, न्यूक्लियस पे है ना, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइक्रोस्कोप, स्पोकी का डेवलपमेंट हो चुका था। तो उस समय ऐसे सेल के अंदर ही देखा जा रहा था, तो इंसेक्ट के साइटोप्लाज्मिक का स्टडी हो रहे थे, तो उसी से पता चला number of insect led to development of concept of genetic chromosome basis of sex determination। तो फर्स्ट टाइम इंसेक्ट के, है ना, साइटोलॉजिकल स्टडी से हमें एक हिंट मिला था कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो क्रोमोसोम के बेसिस पे हो सकता है, ठीक। उसके बाद देखते हैं इन 1891 जहाँ पे क्या हुआ था, एड्स का फर्स्ट केस भी आया था, है ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में ये लिखा हुआ इन 1891 हैंकिंस जो थे एक साइंटिस्ट थे, कुड ट्रेस ए स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स, उन्होंने एक खास न्यूक्लियर स्ट्रक्चर देखा ऑल थ्रो स्पर्मेटोजेनेसिस इन ए फ्यू इंसेक्ट, है ना, कुछ इंसेक्ट में एक खास स्ट्रक्चर देखा क्रोमोसोम का, ठीक है, फ्यू इंसेक्ट, सब में नहीं देखा, कुछ में देखा। एंड इट वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड बाय हिम दैट 50% ऑफ स्पर्म्स receive the structure after spermatogenesis whereas 50% of sperm did not receive it। मतलब जब साइटोलॉजिकल स्टडी चल रहे थे इंसेक्ट के ऊपर, ठीक है, तो उसके स्पर्मेटोजेनेसिस में ये पाया गया कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो 50% ऑफ गैमीट्स में है, 50% ऑफ गैमीट्स में नहीं है, ठीक है। तो ये पता चला, ठीक है, हैंकिंग के द्वारा। हैंकिंग गेव ए नेम ऑफ दिस एज ए एक्स बॉडी, और हैंकिंग ने इसका नाम रख दिया एक्स बॉडी, है ना, बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। हैंकिंग ने ये ऑब्जर्व तो किया, है ना, कि कोई तो क्रोमोसोमल मटेरियल है, ठीक है, जो कि 50% ऑफ स्पर्म में नहीं है, 50% स्पर्म में है, बट उसका सिग्निफिकेंस क्या है ये पता नहीं चला, ठीक है। तो हम लोग देखते उसके बाद क्या हुआ, further investigations by other scientists led to the conclusion that the X body of Hanking was in fact a chromosome, है ना, उसे क्या पता चला कि ये X body जो है वो क्या है, एक क्रोमोसोम है, and that is why it was given the name X chromosome, ठीक है। पहले तो हैंकिंग ने उसका नाम रख दिया एक्स बॉडी, है ना, वो कुछ तो है जो कि डिफरेंट है दोनों गैमिट्स के अंदर में, 50% गैमिट में, 50% गैमिट में नहीं है, तो उसका नाम एक्स बॉडी रख दिया। लेकिन जब डिफरेंट साइंटिस्ट ने उस पर और भी काम किया तो वो पता चला कि वो एक्स बॉडी जो है वो क्रोमोसोम है, ठीक है। तो उस एक्स बॉडी का नाम क्या रख दिया, एक्स क्रोमोसोम। इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इन लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज एक्सोटाइप, है ना। उसके बाद बहुत सारे इंसेक्ट में देखा गया, ठीक है, तो कौन सा हमें मिला, एक्सओ टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन मिला, जिसमें कि 50% के पास एक्स क्रोमोसोम था एंड 50% के स्पर्म के पास एक्स क्रोमोसोम नहीं था, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में, है ना, कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होते हैं। तो इंसेक्ट का अभी हमने बात किया, इंसेक्ट पे ही डिस्कशन सबसे पहले हुआ, ठीक है। तो इंसेक्ट में क्या पाया गया कि स्पर्म्स का बात हुआ, ठीक है, 50% ऑफ स्पर्म हैव एक्स, 50% ऑफ नॉट हैव एक्स। तो इसमें क्या हुआ, मेल हेट्रोगेमिटी हुआ। मेल में क्या हुआ, अलग अलग जीन्स, अलग अलग स्पर्म जो है, अलग अलग स्पर्म में अलग अलग जीन का क्या है, जीन जो है प्रेजेंट है। तो जो मेल है उसमें क्या है, एक्सोटाइप, सम ऑफ स्पर्म बियर एक्स क्रोमोसोम एंड सम डू नॉट, एंड फीमेल में ऑल एक्स बियर द एडिशनल एक्स क्रोमोसोम। मतलब कि एडिशनल एक्स क्रोमोसोम मतलब कि जो नॉर्मल उसके पास जीन है उसके साथ साथ एक्स क्रोमोसोम तो है उसके पास, सभी के सभी एक के पास क्या है, स्पर्म है, ठीक। तो इंसेक्ट में क्या है, मेल जो है एक्सो टाइप है और फीमेल क्या है, एक्स एक्स टाइप है। तो एक ही तरह का गैमीट फॉर्मेशन होगा एक्स, एंड इंसेक्ट में मेल में क्या होगा, दो तरह का गैमीट फॉर्मेशन होगा, एक्स में एक्स नहीं है और एक में एक्स है, ठीक। तो जब एक्स और एक्स कंबाइन करेगा तो उससे क्या बनेगा, फीमेल का फॉर्मेशन होगा, एंड नथिंग प्लस एक्स का फॉर कॉम्बिनेशन होंगे तो उससे मेल का फॉर्मेशन होगा। तो वो इंसेक्ट का बात है, ठीक है। इंसेक्ट में ऐसा देखा गया, ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स,
ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्स क्रोमोजोम इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इट वाज डिजिग्नेटेड टू बी द सेक्स क्रोमोजोम। तो इसे बाद में क्या बोल दिया, इसे सेक्स क्रोमोजोम। पहले उसका नाम रखा गया एक्स बॉडी, एक्स बॉडी से क्या हो गया एक्स क्रोमोजोम, और अब उसे क्या बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोम। ठीक है, क्योंकि उससे सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है तो सेक्स क्रोमोजोम। रेस्ट ऑफ द क्रोमोजोम्स आर ऑटोजोम्स। तो इसके अलावा जो भी क्रोमोजोम है उसका नाम क्या रख दिया गया ऑटोजोम। क्रोमोजोम में क्या होंगे ऑटोजोम होंगे और सेक्स क्रोमोजोम होंगे। बात करते हैं ग्रास होपर का। तो ग्रास होपर में क्या है एक्सओ टाइप। ग्रास होपर भी क्या है इंसेक्ट है, तो उसमें भी क्या होगा एक्सओ टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होगा। मेल हेट्रोगेमेटी, मेल एक्सओ होगा और फीमेल क्या होगा एक्सएक्स होगा। बोथ मेल एंड फीमेल डू नॉट हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम। दोनों मेल एंड फीमेल के पास क्या होगा सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम नहीं होंगे, सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम नहीं होंगे। ठीक है, ये किस में आएगा इंसेक्ट में आएगा। मेमल्स मेल हेट्रोगेमेटी है ना। मेमल्स का जब बात करते हैं तो उसमें क्या होगा मेल हेट्रोगेमेटी। ठीक, तो मेल जो होंगे एक्स वाई होंगे और फीमेल क्या होंगे एक्स एक्स होंगे। बोथ मेल एंड फीमेल हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम। भले ही मतलब कि दो एक्स हो जाएंगे, एक एक्स वाई, एक एक्स हो जाएंगे एक वाई हो जाएंगे, लेकिन उसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो होंगे वो सेम होंगे। मेल में क्या होगा 44 प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये ह्यूमन का बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये ह्यूमन का बात कर रहे हैं। ठीक, ऑटोजोम्स, ऑटोजोम्स है ना 44 प्लस एक्स वाई एंड द इसमें क्या हो जाएगा 44 प्लस एक्स वाई एक्स एक्स फीमेल में। ड्रोसोफिला मेल हेट्रोगेमेटी। अब क्या है ड्रोसोफिला भी क्या है इंसेक्ट है, लेकिन उसमें क्या है मेल हेट्रोगेमेटी है और सिमिलर टू किसके है ह्यूमन के। ठीक है, मेल में ऑटोजोम्स एक्स एक्स वाई एंड फीमेल में ऑटोजोम प्लस एक्स एक्स। एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन किस में पाया जाएगा इंसेक्ट में, एंड एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन किस में पाया जाएगा ह्यूमन में और ड्रोसोफिला में। मेल हेट्रोगेमेटी का ये एग्जांपल्स हैं। उसके बाद बात करते हैं मेल हेट्रोगेमेटी में एक्सो टाइप है ना। मेल गैमीट आर विद और विदाउट एक्स क्रोमोजोम। एक्स वाई टाइप में सम गैमीट विद एक्स क्रोमोजोम एंड सम आर द वाई क्रोमोजोम्स। इन सम अदर ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशंस आल्सो ऑब्जर्व्स फीमेल हेट्रोगेमी। जैसे अगर यहाँ पे देखते हैं फीमेल हेट्रोगेमी का भी एग्जांपल आता है, जिसमें कि एग्जांपल है एक है बर्ड है ना। बर्ड में क्या होता है जो उसमें अभी तक हमने देखा कि मेल हेट्रोगेमिटी है, ठीक है, लेकिन बर्ड में फीमेल हेट्रोगेमिटी होता है। तो बर्ड में क्या होता है जब जेड और जेड होगा तो वो मेल होगा, और ये हेट्रोगेमिटी नहीं है होमोगेमिटी है इसमें, मेल में होमोगेमिटी, एंड जेड डब्ल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा फीमेल में। ठीक है, अब बात करते हैं बर्ड में क्या होगा ऑटोजोम प्लस जेड जेड, तो ये हो जाएगा मेल, ऑटोजोम प्लस जेड वाई तो ये क्या हो जाएगा फीमेल। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन का हम लोगों ने बात किया है, और एक बार फिर से देखते हैं एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स कितने हैं 23 पेयर्स क्रोमोजोम्स है ह्यूमन के पास। 22 पेयर ऑफ ऑटोजोम्स है ना, प्लस एक्स एक्स होगा तो फीमेल, प्लस एक्स वाई होगा तो मेल। 22 पेयर ऑटोजोम्स आर एग्जैक्टली सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल है ना। 22 पेयर ऑटोजोम जो है वो दोनों क्या होंगे सेम होंगे, मेल हो या फीमेल हो। ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस अमंग मेल टू टाइप ऑफ गैमीट प्रोड्यूस, दो तरह के गैमीट का प्रोडक्शन होगा। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक्स क्रोमोजोम एंड वाई क्रोमोजोम दोनों 50-50% होंगे। ओनली ऑन ऑफ द ओवम, ओनली वन टाइप ऑफ ओवम जो होंगे रिलीज होंगे जिसमें क्या होंगे एक्स क्रोमोजोम होंगे। देयर इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम विद द स्पर्म्स कैरिंग एक्स और वाई क्रोमोजोम्स। मतलब कि ओवम का फर्टिलाइजेशन जो होगा वो एक्स से होगा या वाई से होगा, इसका प्रोबेबिलिटी इक्वल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वाई के साथ ज्यादा होगा एक्स के साथ कम होगा, इस तरह के कोई चीजें नहीं है। और ये हमें क्रोमोजोमल ये हमें अभी सेक्स डिटर्मिनेशन के दौरान हमें पाया गया, हमें जानकारी मिली। मेल एंड फीमेल्स, ठीक है, एक्स एंड वाई का फॉर्मेशन करेगा मेल, फीमेल करेगी एक्स का। यहाँ पे देखो 50% चांसेस है किसका फीमेल का, और 50% चांसेस है किसका मेल का। ठीक है, दिस thus it is the evident that it has the genetic makeups to make up of sperms, genetic makeup of the sperms that determine the sex of child। ठीक है, दैट डिटरमाइन द मतलब कि ये स्पर्म्स के जेनेटिक मेकअप है ना, स्पर्म के पास कौन सा जीन है ये डिटरमाइन करता है कि बच्चे का सेक्स क्या होगा। ठीक है, ये नहीं डिसाइड करता है कि मतलब कि यहाँ पे बोलने का ये मतलब है कि स्पर्म्स कहाँ से आ रहे हैं फादर से आ रहे हैं, तो फादर का स्पर्म डिसाइड कर रहा है कि बच्चे की सेक्स जो होंगे वो क्या होंगे, मेल होंगे या फीमेल होंगे, ना कि मदर का जो है ओवम डिसाइड कर रही है। इट इज ऑल्सो एविडेंट दैट द ईच प्रोजेनी देर इज ऑलवेज प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल और फीमेल चाइल्ड, और ये भी कि हमेशा 50% चांसेस है कि मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। ठीक है, इट इज अनफॉर्चुनेट है ना, अनफॉर्चुनेट है ये
अच्छी बात नहीं है। दैट इन आवर सोसाइटी वोमेन्स आर ब्लेम फॉर गिविंग बर्थ टू चिल्ड्रंस, टू फीमेल चिल्ड्रंस, मतलब हमारे समाज में महिलाओं को ये बताया जाता है कि फीमेल चाइल्ड जो हो रही है ये फीमेल की वजह से हो रही है, बट ऐसा नहीं है ना। फीमेल तो एक ही तरह का ओवर रिलीज कर रही है, बट मेल जो है वो दो तरह के ओवर रिलीज कर रहे हैं और दो तरह के स्पर्म रिलीज कर रहे हैं, और उस पर डिपेंड करता है कि मेल होंगे या फीमेल। फीमेल को ब्लेम किया जाता है, बट ये रियलिटी नहीं है। एंड हैज बीन ऑस्ट्रेक्टाइज, है ना, ऑस्ट्रेक्टाइज मतलब कि इसे फीमेल को क्या होता है, बाहर निकाल दिया जाता है घर से, ठीक है। एंड इल ट्रीटेड बिकॉज ऑफ द फॉल्स नोशंस, है ना, और उसके साथ बदतमीजी किया जाता है क्योंकि इस गलत इंफॉर्मेशंस की वजह से कि मेल और फीमेल चाइल्ड जो होगा वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि फीमेल वो फीमेल पे डिपेंड करता है, बट ऐसा नहीं है। और अब हमारा समाज जो है वो इस चीज़ को समझता है, और उसके साथ अब ऐसी चीज़ें नहीं है। होंगे कहीं कहीं पे होंगे, लेकिन अब ऐसी चीजें नहीं है, बहुत लोग समझ चुके हैं इस बात को। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी का सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बात करते हैं। द सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम इन इंडिविजुअल रिसेप्स, मतलब कि अभी हमने देखा कि इंसेक्ट हो, है ना, ड्रोसोफिला, ह्यूमन, है ना, इंसेक्ट, ग्रास होपर, बर्ड, इसमें क्या होता था, सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है ना, एक क्रोमोसोम पे डिपेंड कर रहे थे, सिंगल क्रोमोसोम पेयर या फिर सिंगल क्रोमोसोम पे डिपेंड कर रहे थे। मेल हेट्रोगेमेटी हो, फीमेल हेट्रोगेमेटी हो, इस पे डिपेंड कर रहे थे। बट हनी बी का केस अलग है। हनी बी में क्या होता है, पूरे के पूरे जीनोम, है ना, पूरे के पूरे जीनोम, सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो डिटरमाइन करता है कि सेक्स क्या होगा उसके इंडिविजुअल्स के, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशंस इन द हनी बी इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, इन एन इंडिविजुअल रिसीव्स एन ऑफस्प्रिंग फॉर्म फ्रॉम द यूनियन ऑफ स्पर्म्स एंड एग डेवलप एज फीमेल। एन ऑफस्प्रिंग फॉर्म्स फाउंड फ्रॉम, है ना, एक ऑफस्प्रिंग बनेगा, है ना, फ्रॉम द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग। जब एग और स्पर्म्स का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो उससे जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। और फीमेल क्या हो सकती है, वो क्वीन भी हो सकती है और वर्कर भी हो सकती है ना। फीमेल बनने के बाद वो क्वीन भी हो सकती है और वर्कर भी हो सकती है। इसका मतलब क्या है, क्वीन जो है वो 2n है और वर्कर भी क्या है, 2n है। लेकिन अनफर्टिलाइज एग, आप लोग यहाँ पे ध्यान रखो, अनफर्टिलाइज एग का बात कर रहा है, अनफर्टिलाइज स्पर्म का बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अनफर्टिलाइज एग डेवलप एज ए मेल ड्रोन, अनफर्टिलाइज एग जो होगा वो डेवलप हो जाएगा, कैसे, मेल ड्रोन बनेगा बाय मीन्स ऑफ पार्थिनोजेनेसिस। और यहाँ पे हमें एक एक्सेप्शन मिलता है एनिमल्स किंगडम में कि पार्थिनोजेनेसिस जो होते हैं वो क्या होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है, रोटीफर में पाया जाता है, हनी बी में पाया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे हमें हनी बी के बारे में देखने को मिला। दिस मीन्स दैट द मेल हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन दैट ऑफ द फीमेल। यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होंगे वो आधे होंगे जितना फीमेल में होंगे उससे कंपेरिजन में। फीमेल आर डिप्लॉयड हैविंग 32 क्रोमोसोम्स एंड द मेल हैव डिप्लॉयड 16 क्रोमोसोम्स। दिस इज कॉल्ड हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशंस। और इसे क्या बोलते हैं, हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशंस का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम्स had special characteristic features such as males produce sperm by mitosis। और इसमें मेल जो है स्पर्म प्रोड्यूस करता है, कैसे, माइटोसिस से। अभी तक हमने देखा कि पूरे के पूरे एनिमल किंगडम में जहां भी स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ वो क्या हुआ कि मियोसिस के द्वारा हुआ था, क्या, स्पर्म का प्रोडक्शन। लेकिन यहाँ पे देखा गया कि माइटोसिस से स्पर्म का क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ, क्योंकि वो मेल जो है वो खुद क्या है, हैप्लॉइड है। तो इसीलिए वो क्या कर सकता है, हैप्लॉइड टाइप का ही, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन बाय माइटोसिस ही करेगा। मेल डू नॉट हैव फादर, मेल के पास क्या है, फादर नहीं है, क्योंकि मेल जो स्पर्म्स रिलीज करेगा, ठीक है, उससे क्या बन जाएगा, वो क्वीन बन जाएगी या फिर वर्कर बन जाएगी, ठीक है। उससे ड्रोन नहीं बनेगा, है ना, उससे क्या होगा, ड्रोन नहीं बनेगा। ड्रोन किससे बनेगा, मदर के अनफर्टिलाइज एग से, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि हनी बी के पास ना ही फादर है और ना ही बेटा है, ठीक है। हनी बी के पास ना ही फादर है और ना ही बेटा है, ना ही सन है और ना ही फादर है, बट उसके पास क्या है, ग्रैंड फादर है एंड ग्रैंड सन है। बस उसके पास क्या है, ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड सन है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग तरह से हमारा ये सेक्स डिटर्मिनेशंस का टॉपिक जो है वो खत्म होता है। अब अगले क्लास में हम लोग म्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ओके।